मैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है मेरी नज़र में या मेरे सामने अभी पिछले 6 महीने में, तो वो तारीफ के काबिल है। इनका नाम है वासु सर, और एक बार इनके लिए जोरदार तारीफ। तो अपनी जर्नी तो ये खुद ही बताएंगे, पर मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इनके बारे में बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ तो ज़्यादा पुराने नहीं है, तो पहले स्टूडेंट लाइफ से जर्नी शुरू हुई। ऐसे ही आप ही की तरह किसी बैच में इधर उधर फिक्स रहती, वैसे तो इनकी जगह यहाँ पे या यहाँ पे फिक्स जगह, एक 3rd 4th नंबर की बेंच और डेली एक ही सीट, और बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई फालतू की क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ नहीं। और पूरे 6 महीने आराम से इन्होंने निकाला। हालांकि बैच में थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि हाँ नॉलेज लेवल अच्छा है, मेहनत चल रही है, तो हमें अंदाजा लग गया था कि इस बैच में से ये सिलेक्शन जल्दी से निकलेंगे आने वाले समय में। ऐसा हो जाता है, आपके बैच से भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बजाय कि दूसरों में। तो वही हुआ, कोचिंग खत्म हुई, और अभी मुश्किल से शायद 4-5 महीने नहीं हुए होंगे पूरी तरह से, है ना, 4-5 महीने भी नहीं होंगे बैच खत्म हुए। और फिर इन्होंने कई सारे पेपर दिए, सब में सिलेक्शन हुआ, और फिलहाल एम्स से MSc नर्सिंग का मौका मिला इनको करने का। साथ में गवर्नमेंट जॉब के भी कई सारे पेपर निकल गए, और अभी आपने पोस्टर देखा होगा SGPGI में ऑल इंडिया रैंक 21st पर आना बहुत बड़ी बात है। 21वीं रैंक आना, जहाँ हज़ारों लोग पेपर देते हैं, उनमें से अंडर 50 आना, अंडर 20 आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ESIC क्लियर करना इतने कम टाइम में, ESIC जैसा एग्ज़ाम क्लियर करना, एम्स MSc एंट्रेंस, मतलब जो मेरी नज़र में नर्सिंग ऑफिसर से भी हार मानता हूँ मैं, क्योंकि उसमें रिसर्च मैनेजमेंट भर के आती है, क्योंकि वो इक्वल टू ट्यूटर वाले पेपर की तरह होता है वो MSc एंट्रेंस। तो इतना कुछ इतने कम समय में अचीव करना एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन हो सकता है कि सीखा जा सकता है। वरना कई बच्चे सोचते हैं कि शायद उनके सिलेक्शन होते होंगे जो बचपन से ही बहुत धुरंधर होते होंगे, या बचपन से ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े होंगे। तो सर तो प्राइवेट से ही है ना, प्राइवेट कॉलेज से हैं और इतना कुछ अचीव कर लिया इतने कम टाइम में। तो अब बाकी की जर्नी यही बताएंगे। बस मेरा यही था कि आप इनसे सीख के जाएं, आज आप इनसे सीख के जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से अपने गोल तक पहुँचें, और आगे क्या प्लानिंग है इनकी, इनसे बात करते हैं। चलिए तालियां बजाएं एक बार जोर से। गुड आफ्टरनून। मैं सब भूल गया जो कुछ सोच के आया था। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी जर्नी से पहले, मैं थोड़ा सा यहाँ की जर्नी के बारे में बात करूँगा, हमारे अकाउंट की जर्नी के बारे में। क्योंकि कोचिंग हम देखते हैं, पहले से कोचिंग हम लेते भी हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं कि बाकी लोग कोचिंग कहाँ पे ले रहे थे और क्या कर रहे थे। बट एज 2 कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे को पर्सनल लेवल पे लगी यहाँ पे हमारे कोचिंग में, जो अलग है और जो बहुत जगहों पे नहीं मिलती। पहली चीज़, हमारे यहाँ पे जो टीचर की रीच है, आपको 2 कदम बाहर टीचर मिल जाएगा। आप थोड़ा सा 2 कदम और चलोगे तो आपको सर मिल जाएंगे ऑफिस में होकर। तो हमारे यहाँ जो टीचर की रीच है वो बहुत अच्छी है। बहुत सारी कोचिंगों में क्या होता है, टीचर पढ़ाया गायब, महीनों तक कुछ पता ही नहीं है टीचर कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे। पर हमारे यहाँ जो वो रीच है वो बहुत अच्छी है। ये मैंने एक यूनिक चीज़ ऑब्जर्व करी थी हमारे इस इंस्टीट्यूट के अंदर, क्योंकि ये बातें तब तक फील होती हैं जब आपने ये फील करा हो कि यार आपको टीचर नहीं मिल रहा। अगर आपको वो चीज़ नहीं महसूस होगी ना, तो आपको वो चीज़ फील नहीं होगी कि उनका लैक कितना बड़ा होता है। कई बार दिमाग में इतना अच्छा डाउट आता है, वो उसी समय क्लियर हो जाना चाहिए, पर वो नहीं होता उस समय क्लियर, तो फिर वो केओस हो जाता है ब्रेन के अंदर। तो एक हमारी यहाँ की ये चीज़, और दूसरा जो यहाँ पे हम 5-5, 4-4 टीचर्स एक बैच में अलग अलग टाइम पे आते हैं, जिसको आकाश सर अरेंज करते हैं हमारे लिए, टाइम बैठाते हैं सबको एक तरीके से बांध के चलते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत यूनिक चीज़ है। क्योंकि मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिक, एक ही टीचर आते हैं, वही पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, पूरा टाइम सेम टू सेम वही, मतलब मोनोटोनस पढ़ाई हो जाती है। अब कोई मेरे को बोले भाई 6 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो टीचर उस सब्जेक्ट का भगवान ही कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, सिंपल सी बात है। तो हमारे यहाँ जो ये चीज़ सर ने बनाई है वो बहुत यूनिक है। तो एक बार आप सब एक बार रोहित सर और भूपेंद्र सर के लिए, आकाश सर के लिए तालियां बजा दो।
जैसे हमारे इस इंस्टीट्यूट को बनाया है, मतलब जो इसका बेस तैयार किया है, जैसा इसके एक के बाद एक इसको चलाया है, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। और ये मैं पहले से सोचता था कि जब मैं स्पीच देने आऊँगा ये मैं जरूर बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं शुरू से फील करता था कि हाँ हमारे पास ये क्वालिटीज़ कुछ यूनिक है जो और जगहों पे नहीं मिलती। कुछ हमारे जितने भी टीचर यहाँ खड़े हैं सब अच्छे टीचर हैं, पर सब में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी जो मेरे को हमेशा से ऑब्जर्व होती थी। आकाश सर की एनर्जी, इतना तेज इतना काम करते हैं, भागते रहते हैं। विशाल सर का ह्यूमर में पूरा मैथ रीजनिंग करा दिया उन्होंने बच्चों को हंसी मजाक में। वो बेन सर की प्रैक्टिकल बातें, कभी कभी सोचता हूँ सर इतना प्रैक्टिकल मत हो जाओ, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं पर सर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। रोहित सर की एनर्जी, संदीप चौहान सर के डायग्राम्स, मैं देखता हूँ यार हाथ से वो ऐसे डायग्राम बना देते हैं। तो हर टीचर का हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक बहुत यूनिक फीचर है। और जब मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं भी कहीं ना कहीं इन फीचर्स को अपने अंदर एनरोल करूँगा। हालांकि मैं कर नहीं पाया, पर मैंने सोचा जरूर था कि मैं ऐसा बनने की कोशिश करूँगा, जो इन सब की क्वालिटीज़ है वो सबको अपने अंदर जरूर मैं एनरोल करूँगा। तो मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक प्राइवेट कॉलेज से ही हुई थी। मैं बहुत कॉलेज टाइम में कुछ बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, हाँ ठीक था पढ़ाई में कि एग्जाम क्रॉस कर लिया करता था, ठीक ठाक पढ़ता था, पर ऐसा नहीं था कि मैंने अपने 4 साल में कोई कोचिंग करी हो या मैंने कोई एग्जाम दिया हो या फिर किसी भी तरह की कोई कॉम्पिटिटिव बुक को हाथ भी लगाया हो। तो हमारे सीनियर जो बैच था हमारे से 1 साल पहले, वहाँ के बच्चे यहाँ पे बैच 37 में होके गए थे। और जब हमारा 4 साल खत्म हुए थे और जब हमारा स्टार्टिंग हो रहा था, जब हमारा मतलब कोचिंग का टाइम आया था लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में, तब उनकी ज्वाइनिंग थी। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद हमने यहाँ पे इनरोल किया था। मुझे आज भी याद है 17 अक्टूबर थी वो डेट, जब हमारी डेमो डेट थी, डेमो क्लास थी पहली। और शायद पहली क्लास के 3rd या 4th लेक्चर में मैं गया था ये HDFC बैंक में, मैंने पैसे निकाले और मैंने कहा हो गया बस, फुल स्टॉप, यही है जो कुछ है। क्योंकि आपको फील हो जाता है कि हाँ यार ये एक बार पता लग जाता है कि हाँ दिस इज व्हाट यू आर वांटिंग फ्रॉम पर्टिकुलर थिंग। और मुझे पता लग गया था कि यही वो कोचिंग है जिसमें मेरे को आना था, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीज़ें थी जो मेरे को चाहिए थी। तो वो चीज़ें यहाँ पे मिल गई। फिर पढ़ाई शुरू करी धीरे धीरे। शुरू में तो ये था कि भाई बस कहीं भी कुछ भी मिल जाए चले जाएंगे, बस एक नौकरी मिल जाए। कब कोई ऐसा चूजीनेस थी नहीं दिमाग के अंदर कि कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और भी सोचा था। तो फिर स्टार्ट करी पढ़ाई। जब यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करी तो अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करी। यहाँ पे मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं करा, स्टार्टिंग से ही मेहनत करी। मेहनत करने के मेरे शायद 2 महीने बाद ही मेरा पहला एग्जाम क्रैक हुआ था CIP रांची का। दिसंबर 17 को एग्जाम हुआ था, 25 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया था। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो उस एग्जाम का आगे प्रोसेस बढ़ नहीं पाया था। तो वो पहला एग्जाम था। उसके बाद 3-4 महीने के फेज में कोई एग्जाम नहीं हुए। काफ़ी सारे एग्जाम फुलफिल थे, मतलब जिनके फॉर्म भर दिए थे, पर एग्जाम हो नहीं रहे थे उस टाइम पे। तो हम अपनी तैयारी में लगे हुए थे। जहाँ पे भी बीच में डाउन फील करते थे तो भूपेंद्र सर के पास, आकाश सर के पास चले जाते थे बात करने के लिए। विशाल सर के पास तो क्लास के बाद ही पहुँच जाते थे। क्लास खत्म हुई सर के पास खड़े हो गए जाकर, यहाँ थोड़ा कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे, थोड़ा सा मूड अच्छा होगा। तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू। हाँ, पर एक चीज़ मैंने जो फॉलो करी थी यहाँ पे, अपना दिमाग नहीं चलाया था। जैसे जो बता दिया वो कर दिया, चाहे वो मुझे उस टाइम पे सही लगा नहीं लगा, पर जैसी जो प्रोसेस बताई उसको उसी के हिसाब से फॉलो करा। जैसा बताया इस टाइम पे ये बुक करनी है, ये कर ली, इतने क्वेश्चन करने इतने कर लिए, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया। देखो प्रॉब्लम कब आती है, या तो हमको सब पता हो या हमें कुछ नहीं पता हो, तो वो ठीक है चीज़ें, दोनों चीज़ ठीक है। जब हमें बीच का पता होता है ना, तो वो है सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन। ऐसे ही हम एज ए स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ होते हैं जो पूरे सीरियस होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल सीरियस नहीं होते। वो दोनों अपनी जगह पे ठीक है। जो पूरा सीरियस है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जो सीरियस नहीं है उसको दुख नहीं होगा। जो हाफ सीरियस होते हैं ना, उनके सिलेक्शन भी नहीं होते, वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो उनके साथ सबसे बड़ा इशू है। तो आप सब भी पूरे सीरियस होना या बिल्कुल सीरियस तो कोई मत होना, मैं तो ये कहूँगा पूरे सीरियस होना, हाफ सीरियस मत होना। क्योंकि हाफ सीरियस कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, उससे प्रोसेस लंबा खिंच जाता है, अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इस कोचिंग के टाइम पर अलग अलग तरह की नई तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी आपके सामने, कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्योंकि अभी आप ग्रोइंग फेज में हो, आप यहाँ से कुछ बड़ा बनना चाह रहे हो, और जब इंसान अपनी ग्रोथ की स्टोरी पे होता है ना, तो उसको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तक वो कंफर्ट जोन में से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जैसे ही उसने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करी, आप में से कुछ होंगे जो थोड़े मुझसे बड़े होंगे एज में, जॉब कर चुके होंगे कई साल तक, और अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनका, उनको अपनी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी को पर्सनल लेवल पे आएगी, किसी को हेल्थ के रिलेटेड आएगी, पर कुछ ना कुछ इशू आएगा। और वो आना
ही चाहिए, क्योंकि जो उस आने के बाद भी उस जर्नी में मेंटेन रहेगा वही सिलेक्शन का हकदार भी है बेसिकली। जो वो जर्नी छोड़ के चला जाएगा तो वो हकदार नहीं था उस चीज़ का। तो ये टेस्ट होता है बेसिकली आपका, हमारा सबका, उस टाइम पर जो मुश्किल टाइम भगवान दिखाता है इन सब सिचुएशंस के अंदर। तो जो भी आपका टाइम है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। और एक चीज़ जो मैंने मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब हमारी कोचिंग खत्म हुई तब तक का था कि मैंने प्रोसेस को जरूर इंजॉय किया था। आप जो यहाँ पे भी हम दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो होगा जो सुबह उठेगा बोलेगा यार फिर कोचिंग जाना है, फिर मेट्रो के धक्के खाने हैं, फिर से पढ़ना है, फिर घर आके क्वेश्चन करने हैं। एक तो वो कैटेगरी होगी, तो आएंगे वो भी कोचिंग, पर वो रोते रोते कोचिंग आएंगे। एक होंगे जो बोलेंगे यार आज जाना है, कुछ सीख के निकलना है, अपना काम करना है और अपना अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना है। दोनों कैटेगरी के बच्चे होते हैं, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। सिलेक्शन भी दोनों कैटेगरियों में हो जाता है, पर जो दूसरी कैटेगरी वाले होते हैं वो अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। पहली कैटेगरी वाले अपनी जर्नी को कभी एंजॉय नहीं करते। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करो। अभी आप लोग का स्टार्टिंग फेज ही चल रहा है, तो इस फेज में आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो। ये जो जर्नी है ना यहाँ पे जो चल रही है, यहाँ पे 6 घंटे की पढ़ाई, 5 घंटे की, फिर घर जाके पढ़ाई, कोचिंग खत्म होने के बाद उस तरीके से नहीं हो पाता मैनेज। जितना हो सके इसी टाइम पे यूटिलाइज करो। सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन का जो टाइम है वो कोचिंग का ही होता है मेरे हिसाब से। उसके बाद वो बात नहीं आ पाती जितनी पहले आती है। तो धीरे धीरे ऐसी सर की बातों को फॉलो करा, जहाँ पे अटके सर से बात करी, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन एनालाइज करें अच्छे से। एक चीज़ जो बच्चे नहीं करते, जनरली मैं बात भी करता हूँ अपने आसपास में, क्वेश्चन पेपर देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, पर एनालाइज नहीं करते। आई थिंक एनालाइज पेपर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर को एनालाइज जब तक नहीं करोगे आप सेम गलतियाँ रिपीट करते ही रहोगे। उन सेम गलतियों को रिपीट करने को अगर रोकना है तो आपको पेपर को एनालाइज करना ही पड़ेगा। अगर 2 घंटे पेपर देने में लग रहे हैं तो 2 घंटे उसको एनालाइज करने में भी देने चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पर मैं एज अ पर्सनल मेरा व्यू है कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा करा करता था और बार बार किया करता था, और ऑप्शंस उसको देखा करता था कि अच्छा ठीक है इसका सी ऑप्शन है, तो मैं आगे नहीं बढ़ता था। मैं ये भी देखता था कि भाई ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है। तो थोड़ा मैं इसमें मेरे को टाइम लगता था, पर उससे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प हुआ करती थी। तो वो आप कर सकते हो ट्राई। इसके अलावा मैंने आपको एक बताया था लास्ट क्लास में, एक ट्रिक भी बताई थी पेपर अटेम्प्ट करने की, तो उन सब चीज़ों को आप ट्राई करो। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस जर्नी को एंजॉय करो। ये मौका सबको नहीं मिलेगा यहाँ बैठ के पढ़ने का, और ये टाइम जो मिला है जैसे भी आपने इसको प्राप्त किया है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। फिर ऐसे धीरे धीरे कोचिंग खत्म हुई, अप्रैल मई आया, एग्जाम कुछ दिए कुछ नहीं दिए। CIP रांची के बाद एक तो एग्जाम ऐसे भी थे जहाँ उतना अच्छा स्कोर नहीं आया जितना पहले आया था, बट वो टाइम पे भी मुझे था कि पढ़ाई अच्छी है तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। और उसके बाद लगातार एग्जाम क्रैक हुए, एम्स MSc का एग्जाम क्रैक हुआ, उसके जस्ट बाद आई थिंक ESIC का हुआ, ESIC के बाद SGPGI का आया, एम्स का प्री हुआ था, मेंस भी हुआ था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम विद इन टाइम रेंज हुए। तो मैं ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखो और मैनेज करो सब चीज़ों को, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी साथ साथ में। और बाकी कुछ भी इशू हो तो हमारे टीचर यहाँ पर हैं हर टाइम आपको हेल्प करने के लिए। तो और कुछ अगर आपको पूछना था आप पूछ सकते हो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। देखो वासु सर आप सब लोगों ने सुना है, मैं बताता हूँ कि जब बैच नंबर 46 चल रहा था तो इनकी थर्ड रो अननोन इस साइड में थर्ड रो में बैठा था, और जैसे ही क्लास खत्म होती थी ये दोस्त बाहर आ जाते थे कि सर ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये चल रहा है, क्या करना है। जैसे हम सब लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एग्जाम आ गया, ये एग्जाम आप दे सकते हैं, इसमें ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो इनका पहला एग्जाम चल रहा था CIP रांची था। एग्जाम देने के बाद जैसे ही बाहर आए, अगले दिन की बात कर रहे हैं, तो हमने पूछा भाई कैसा है एग्जाम। मतलब एग्जाम बहुत अच्छा रहा, क्यों आंसर स्टेट में। तो मैंने कहा कैसा रहा एग्जाम, तो एग्जाम बहुत अच्छा था, और आप बस इतना बता दो कि इस एग्जाम में मेरा हो जाएगा। तो मैंने बोला आपने तो बोला अच्छा था, तो फिर मेरे को हो गई। कुछ दिनों में रिजल्ट आ गया, PDF आई, तो इनका स्कोर भी उसके अंदर आ गया, और जैसा इन्होंने एग्जाम दिया था वैसे इनको रिजल्ट भी मिल गया। और ऐसा हम सब लोग डिस्कस भी करते हैं कि बस आप पढ़ते रहो, एग्जाम के सारे फॉर्म भरो, चाहे वैकेंसी 10 हो या 50 हो या 100 हो 200 हो, कितनी भी हो, आपको बस एग्जाम देना है। क्योंकि इन ड्यूरेशन
जब आप कोचिंग ले रहे हैं उस टाइम आपको सिर्फ ये देखना है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करूँ, और अगर वो पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाता है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। तो इनका भी ऐसे ही एग्जाम चलते गए, कोचिंग चलते गई, एग्जाम होते गए और लगातार पढ़ते गए और सिलेक्शन फाइनली हो गया। सिलेक्शन होने के बाद सर पैसे के लिए थोड़ा बहुत सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो हम बाहर बैठे देखते हैं ऐसे पैसे की बात चल रही थी कि भाई पैसा पैसा, तो कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग की बात चल रही थी। तो मैंने बोला सर मैंने तो बहुत पहले से शेयर मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जब तक सर नहीं बने थे, मतलब एज स्टूडेंट ही वहाँ बैठे थे। तो मैंने बोला अच्छा कब से? सर मैं कॉलेज टाइम से कर रहा हूँ। क्या तुम तो पैसे वाले हो, मेरा बहुत पैसा होगा। तो वहाँ से मैंने फिर एक चीज़ सीखी सर कैसा कि मैंने हाँ कि भाई इन्होंने अगर ऐसा इन्वेस्ट किया है तो चलो हम भी थोड़ा ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, और मैंने भी वहाँ से एक चीज़ सीखी। इसका मतलब ये है कि कभी भी कुछ सीखने का मौका मिले तो हमें सीख लेना चाहिए, चाहे वो फिर हमें छोटों से सीखने को मिले या बड़ों से सीखने को मिले या फिर हम साथ वालों से सीखने को मिले। ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो बाद में देखूंगा, अभी सिर्फ काम कर रहा हूँ या अभी नहीं सीखूंगा। वैसे ही आप सारे लोगों को सारे टीचर सिखाते हैं, तो जो जो बातें सिखाई जाती हैं उसको सीख लो, कैसे भी सीखना है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, कोचिंग 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो जाती है, आपको लगता है कि यार बहुत सारा पढ़ लिया है, अब तो मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, अब मैं नहीं पढ़ रहा या थोड़ा रुक के बाद में पढ़ूंगा, या घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ऐसा सोच के आप पढ़ाई को बंद कर देते हैं या बहुत ही कम कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम भी हमें कंटिन्यू काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं कहीं पढ़ रहा था कि लूडो का गेम हम सब लोग खेलते हैं, खेला भी होगा आप लोगों ने, और या फिर सुना होगा, देखा होगा। पर हम सब लोगों के मन में एक ही बात होती है कि जब भी मैं गेम खेलूं, इसमें मेरे हमेशा 6 की काटियां है, हर बार 6 है, तो मैं जल्दी घर के अंदर चला जाऊं, एक सोच है। लेकिन हर बार 6 आए ये जरूरी तो नहीं, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 1 भी आता है, और कभी नहीं बहुत बार 1 आता है। तो क्या हम 1 पे उस काटी को चलते नहीं है? चलानी पड़ती है, और हम डेफिनेटली 1-1 करके 3 बार मुझे 1-1-1 मिला तो मैं आगे तो बढ़ूंगा, सिंपल सी बात है, और मैं उस काटी को चलाऊंगा। चाहे मुझे रिस्क है कि कोई पीछे वाला दूसरा प्लेयर उस काटी को मार ना दे या उड़ा ना दे। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है। अब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है और ये सोच के हम पढ़ना बंद कर दें, बहुत कम कर दें, तो मुझे लगता है कि नहीं, उस टाइम भी हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना पढ़ रहा है। क्योंकि चलना हमेशा है, रुकना तो है ही नहीं। आप दौड़ नहीं सकते, आप चलना स्टार्ट कर दो, आप चल नहीं सकते, आप रहना स्टार्ट कर दो, लेकिन रुकना नहीं है। और जिस दिन रुके उसी दिन हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, हमें लगेगा कोई बात नहीं, 2-4-5 दिन रुक जाता हूँ, उसके बाद देखूंगा क्या होगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम बहुत बार पेरेंट्स से पूछने लग जाते हैं, सर आज तो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ी लग रही है, ऐसा 2-4 दिन हो गया, ऐसा लगातार भाग दौड़ी कर रहे हैं। तो सर एक ही बात बोलते हैं, होता है कभी कभी महीने में 1-2 दिन ऐसा आते हैं जिसमें आपको हमेशा पूरे दिन सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ऐसा टाइम नहीं आता, महीने में 2-4 दिन ही होते हैं। और उससे लगता है कि हाँ यार ये बात सही भी है, 2-4 दिन जैसे निकल जाते हैं उसके बाद वापस से नॉर्मल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा हम सबके जीवन में होता है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। तो हम सब लोगों को रेगुलर अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, और ऐसे मेहनत करें कि मान लो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मेरा भी एक एग्जाम तो निकल ही जाए, उसके बाद चाहे जो भी एग्जाम मैं दूंगा उसमें मेरा सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। बाकी सारी बातें हम आपको अच्छे से बताते हैं, ओपिनियन सर हर दिन आपको हर तरीके से बताते हैं कि भाई टाइम शेड्यूल क्या क्या है और कैसे फॉलो करना चाहिए। तो ये जरूरी है क्योंकि सर ने वो सारी चीजें एनालिसिस करके ही बना रखी है। ऐसा नहीं कि सर बोलते हैं तो कुछ सोचते नहीं होंगे, कुछ सोच के सर ने नहीं बताया होगा। सर ने बहुत सारा एनालिसिस किया, तब जाके पहले ये स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज आपको लॉन्च करते हैं, और उस हिसाब से अगर आप करते हो तो रिजल्ट भी आपको मिलता है। और रिजल्ट कैसे मिलता है? आपके सामने है। और ऐसे हम बहुत बार डिस्कस भी करते हैं कि पैसे कमाने के सोर्स क्या क्या हैं। तो मैं कई बार एग्जाम आपको क्लास में बताता भी हूँ कि आप तो खूब अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, पैसे कमाने के तो बहुत मौके आते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे टीचर भी बन जाते हैं। देखो अकाउंट के स्टूडेंट टीचर भी बन गए, मैं भी अकाउंट का स्टूडेंट, मैं भी टीचर। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सब लोग पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी गोल ये कि एक बार सिलेक्शन हो जाए, और डेफिनेटली आप करोगे तो हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जर्नी को एंजॉय करना है। सर ने भी बताया कि जर्नी है, एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा डेफिनेटली होता है, हर किसी के साथ होता है। तो आज से एक बार अपने शेड्यूल को रीस्टार्ट करें, देखें, सोचे समझे कि क्या क्या और अभी मैंने कमी रह गई है, क्या क्या और अप्लाई करना है, और उसे उसको वापस से रीस्टार्ट करके शुरू से स्टार्ट करें। क्लियर? अभी थोड़ा सा विशाल से तरफ जाते हैं, थोड़ा सा उनसे सुनते हैं आपको क्या बताते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सभी ने काम कुछ बोल ही दिया है, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, थैंक यू।
ठीक है, तो बट एक दो चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे कि वासु सर हैं, तो उन्होंने तो बताई दिया, बट ये सच है कि मेरा अगर किसी से इतना इंटरेक्शन हुआ कोचिंग में, वो ये ठीक है। हर क्लास के बाद बातें होती थी, तो पहले तो 2-3 चीज़ें बताता हूँ इनके लिए, जो मैंने 6 मंथ में देखा कि कंसिस्टेंसी इनके अंदर थी। मैंने कभी, मुझे नहीं लगा कभी इन्होंने क्लास को मिस की होगी। मेरे को याद नहीं है कोई ऐसा दिन जिंदगी नहीं आया हो, शायद हो सकता है 1-2 दिन ना आया हो, मैं शायद ना आया हूँ, तो मैंने नहीं कभी क्लास मिस करते आज तक तो नहीं देखा था 6 मंथ में। क्या लास्ट क्लास में भी यही थे। पहली सबसे जरूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था। अच्छा, जैसे कि आजकल क्या है, आपकी क्लास में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है ना। उससे हम क्या करते हैं, क्लास से छुट्टी ले लेते हैं, घर पे भी सोचते हैं हम क्या पढ़ लेंगे ऑनलाइन, ठीक है। अगले दिन फिर छुट्टी, फिर क्या सोचते हैं ऑनलाइन। छुट्टी इतनी हो जाती है ऑनलाइन हम पढ़ते नहीं है ना। सबसे अच्छी पढ़ाई होती है ऑफलाइन में हमेशा। क्यों? क्योंकि इस टाइम आप अपने आस-पास में जो देखते हो पढ़ते हुए किसी को, तो आपको भी कंपटीशन मिलता है ना। तो एक तो चीज़ आपको भी यही करनी है, मेन तो क्या, छुट्टी कम लिया अगर हो सकता है मजबूरी हो, छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जबरदस्ती छुट्टी लेने का कोई फायदा नहीं है। और अभी आपको क्या है कि कोचिंग में आना पसंद नहीं है, लेकिन जो कोचिंग का एंडिंग आती है ना, तब आप देखना तो आप मिस करोगे यही वाला टाइम। और सिर्फ याद रख लेना, आप जब जॉब भी लग जाओगे, अच्छी सैलरी लोगे, आपको टाइम सिर्फ यही याद आएगा कोचिंग का, यही याद नहीं आएगा हम क्या सैलरी ले रहे हैं। तो इस टाइम को एंजॉय करना है और पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, इनके बारे में मैंने जो एक चीज नोटिस की, सबसे शायद बात हो रही थी कि कोचिंग खत्म होने वाली थी, तब इन्होंने एक एग्जाम दिया था, शायद नोसेट ही था, तो इनका शायद वो एक एग्जाम था, जितना मुझे याद है उनका उस टाइम नहीं निकला, इनका कुछ ही नंबर से रहा था, शायद आधे नंबर से 1 नंबर से। तो सर सबसे बात हुई, काफी आधे घंटे तो बात हुई थी, तो बोले सर क्या करूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने इनको एक बात बोली थी, जो हो गया वो हम चेंज ही नहीं कर सकते, अगली बार फोकस करना है, और जो कमी रह चुकी है उसको सुधारना ही है। हर इंसान को पता उसमें कमी क्या है, किसी का एनाटॉमी वीक है, साइकेट्री वीक है, साइकोलॉजी वीक है, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट सबका वीक है, सबको पता है। तो याद रखना है, जो वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जो अच्छा उसको बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होना। वहाँ तो मैक्सिमम हो चुके हूँ, और मुझे याद है वो दिन था, और उसके बाद मेरे साथ सर ने जो एग्जाम दिए सभी निकले, ठीक है। तो ज्यादा हो गया होगा तो ठीक है, मान लेना। तो लेकिन उसके बाद सरकार कोई भी एग्जाम मेरे को जितना याद है, एमएससी इन्होंने निकाला, ESIC भी है, नोसेट भी है, और शायद अभी यूपी यूएमएस है, यूपी यूएमएस में भी था शायद आपको। तो मतलब मोस्टली उन्होंने एग्जाम दिए ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हर इंसान को पता उसमें कमी क्या है, एक तो वो सुधारनी है, दूसरा कंसिस्टेंसी जरूरत नहीं है। लेकिन लाइफ को साथ लेके चलना ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा डेली टाइम देना ही देना है। और कुछ मत करो, सिर्फ क्या करना है, रिविजन तो करना ही है। 6 घंटे ना पढ़े, उसको डेली रिविजन करना है, क्लास जितना हो सके लेनी है, ठीक है। अगर ज्यादा ही प्रायोरिटी है तो अलग बात छोड़ सकते हो, लेकिन मोस्टली हमें क्या करना है, क्लास लेनी है। तीसरा क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक। अभी नहीं, 2-3 मंथ जो आपके बैच को दे, एक मॉक टेस्ट लगाना है। एक मॉक टेस्ट 1 से 2 घंटे का होता है, मान लीजिए 2 घंटे का है। अब मॉक टेस्ट लगाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जैसे सर ने बोला रिविजन हम नहीं करते हैं। और चलो किसी ने रिविजन कर भी लिया, वो कैसे करेगा, जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन थे, आपके 80 ठीक हो गए, आपके 20 गलत हुए, 20 आपने स्किप किए, तो आप सिर्फ 20 क्वेश्चन पे ध्यान देते हो, है ना। 20 क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हो, 80 जो आपके ठीक हुए उसको आप देखते हैं। एक्चुअल में होता क्या, 80 में से 20-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप श्योर ही नहीं थे, बट आपको क्या हो गया, ठीक हो गए। तो सबसे पहले जो 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, वो 2 घंटे करने में तो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से उसको एनालाइज करोगे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपको। मुझे पता सबसे ज्यादा पेशेंस ही मॉक टेस्ट एनालाइज करने में लगता है, लेकिन ये मैं गारंटी से कहता हूँ, मॉक टेस्ट एनालाइज करने का फायदा ये होता है, मान लीजिए 4 ऑप्शन थे, एक क्वेश्चन आपने एक आंसर ठीक लगा दिया, 3 नहीं लगाए, आपका ठीक हो गया, लेकिन होगा क्या, हम 3 ऑप्शन का मतलब भी नहीं होगा, वरना हम उसको जानना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, अगले टेस्ट में वही 3 ऑप्शन जो घूम फिर के आ जाएंगे, है ना, फिर हम वहां बच जाएंगे। तो जो होता है, जितने 4 ऑप्शन, हमें चारों का मतलब क्लियर होना चाहिए। थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा, कोई भी प्रोसेस में टाइम लगता ही है। अगर आप सोचते हो ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी, वो कभी भी ना तो किसी को मिली है, क्लियर है, ना मिलेगी, थोड़ा सा मेहनत करनी है, और बाकी तो देखें आप सब जीनियस होगी, हाँ हो, है ना, मान लेते हैं, है ना। तो अपना क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, एक डेली का जो रिवीजन वो करना है, और दूसरा मेन है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। ज्यादा नहीं करना, अगर दिन में 10 लगाओ कोई फायदा नहीं है, एक लगाएंगे हफ्ते में 2 हफ्ते में, लेकिन एनालाइज उसको अच्छे से करेंगे, क्लियर। और बाकी तो फिर और तो कुछ नहीं जाना है, जब मैं तरह से स्पीकर नहीं हूँ, बाकी जो है आगे की जो है ओपन सर बताएंगे हमें, है ना सर। हाँ जी, तो आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि वासु सर से काफ़ी कुछ सीखा होगा, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। विशाल सर ने बोला कंसिस्टेंसी के लिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये बिल्कुल रेगुलर क्लास में रहते थे पूरे काफ़ी टाइम, मतलब बहुत रेयर छुट्टी हुई। विशाल सर ने ये भी समझाया कि ऑनलाइन ऑफलाइन में आदत पड़ गई तो ऑनलाइन ही लेने लग जाता है, फिर वो ऑनलाइन ही ले नहीं पाता है, क्योंकि उसने फीस एडमिशन लिया है,
और ऑफलाइन का, तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, आकाश सर ने बताया शेड्यूल जो हम बताते हैं वो बिल्कुल आजमाया हुआ है, हजारों स्टूडेंट्स पे आजमाया हुआ है, एक दो पे आजमाया हुआ नहीं। तो बिल्कुल वेरीफाइड शेड्यूल है, आप उसकी मेहनत करोगे काम हो जाएगा, आप भी निकल जाओगे। बाकी ऑफिसर की क्लास है ही, तो आप उनसे आज एक्सपीरियंस पूछ लेना अपने, सारे इन्होंने बताई दिए। लेकिन मैंने ना एक बात नोटिस की, बहुत अच्छी बात नोटिस की इनके अंदर, ऑफिसर के अंदर, कि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपने करियर के लिए आगे के लिए सजग हैं। बहुत कम होते हैं सर स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, सवाल पूछने भी आते हैं, लेकिन शायद ये या एक दो चार और आए होंगे पिछले 9-10 साल के अकाउंट के करियर में, जो 2-2 घंटे 1-1 घंटे टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बात है, एक दिन आ गए, इनके सिलेक्शन हो गए इतने सारे, तो ये ऊपर आ गए, मैं और रोहित सर ऊपर बैठे हुए थे ऑफिस में, तो ऐसे सवाल पूछ लिया उन्होंने कि सर गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, आप लोग क्यों नहीं गए, आप लोग क्या कर रहे हो, प्राइवेट में क्यों हो, या पैसा कैसे कमाना है, अगर एमएससी के बाद क्या स्कोप है, मान लो मैं इस रास्ते चला जाऊँ तो क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में अभी चला जाऊँ बाद में कर लूँ तो क्या होगा, पहले मैं एमएससी कर लूँ तो क्या होगा। मतलब इन्होंने इतने सारे सवाल पूछ लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 2 घंटे बैठे रहते हैं मुझे, 2 घंटे में रोहित सर। तो ऐसे लोग जो अपने फ्यूचर को अभी से देख रहे हैं कि मुझे 10 साल बाद वो जगह चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट बहुत कम आए, उनमें से एक बात है। और मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे स्टूडेंट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने नहीं आते हैं, वो महात्मा गांधी की डेफिनेशन है एजुकेशन में पढ़ी होगी, एजुकेशन इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट फ्रॉम द सोल। आत्मा से जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है वो एजुकेशन, वो इन्होंने दिया है यहाँ से। मैं ट्रॉफी देने के लिए आकाश सर विशाल सर को बोलूंगा, इन्हें सम्मान। थैंक यू।